वक्त जितनी शिद्दत से अपना इंतज़ार करवाता है उतनी ही तेज़ी से गुजर भी जाता है, लेकिन इसके निशानात रह जाते हैं जिसे माजी का नाम देकर हम अपनी यादों में महफूज कर लेते हैं। मगर कभी कभी फुर्सत के लम्हात में इन यादों के औराक उलटने का दिल चाहता है। ये दास्तान भी एक ऐसे ही दौर की याद दिलाती है जो अपने वक्त में बहुत दिलचस्प वाक़यात को रकम करता हुआ मुकम्मल हुआ और आने वाली नस्लों के लिए सोच के कई दर वाह करते हुए किताबों में मुंतकिल हो गया। मुगल बादशाह औरंगजेब की ज़िंदगी से मुतल्लिक बहुत कुछ जानकर भी बहुत कुछ पोशीदा रहा, जैसा कि ये वाक़यात इस अहद का एक और ही रुख दिखा रहे हैं। रामनी एक ऐसा किरदार जो अपने औकात भूलकर शहजादे के इश्क में गिरफ्तार हुई और बिलाखिर अपने इंजाम को पहुंची। आसाम के राजा जयध्वजा संगा कामरूप की इकलौती बेटी रामनी गुभारो और पताम के राजा की राजकुमारी दरबार शाही में पहुंच चुकी थी। शहनशाह औरंगजेब ने इन्हें ज़नान खाने में भिजवा दिया था और साथ ही ये फरमान भी जारी कर दिया था कि दोनों शहजादियों को नहायत इज्जत और एहतराम के साथ रखा जाए और इनके आराम व आसाइश में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। दोनों शहजादियों को महल में अलग अलग कमरों में ठहरा दिया गया था। तब शहनशाह दीगर उमूर सल्तनत में मसरूफ़ हो गया। शहजादियाँ गो अपने अपनी रियासतों की राजाओं की बेटियां थीं, मगर वो शहनशाह हिंद के महल में आकर हैरान परेशान होकर रह गई थी। महलों की शान शौकत और चकाचौंध देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। महल सरा में कुनीज़ों और बांदियों की फौज दंदनाती फिरती थी। वो जिस माहौल से आई थी वहाँ आज़ादी तो थी, मगर इतनी शान शौकत ना थी। कुछ अरसे तक वो दोनों परेशानी की हालत में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू भी न करती थी। वो अपने अपने कमरों में सुबह से लेकर शाम तक पड़ी रहती और मायूसी की हालत में दरो दीवार के साथ बातें करती रहती। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या हुआ है और इन्हें क्यों किस जुर्म में अपनों से जुदा कर दिया गया है। वो यहाँ ज़नान खानों में रहने वालियों की शान शौकत और रोब व दबदबे से इस कदर मरूब थी कि वो किसी से बात करने से भी डरती थी। नया माहौल अपनाने में इन्हें काफ़ी दिन लगे। पताम के राजा की बेटी बड़ी हद तक खुश मिजाज और मुंहफट किस्म की थी, जबकि कामरूप की शहजादी इसी कदर संजीदा और खामोश रहने वाली थी। महल में ख्वाजा सराओं और कुनीज़ों से कभी इसने खुलने की कोशिश न की थी। शायद वो अभी तक खुद को इस माहौल से हम आहंग न कर पा रही थी, या फिर इसकी ज़ुबान जानने और समझने वाला कोई ना था। फिर जिस माहौल और जिन लोगों में से इसने अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजारा था, अब वो यकसर अजनबी माहौल और मुख्तलिफ लोगों में आ पहुंची थी। इसलिए वो या तो अपना ज़्यादातर वक्त जॉब और तपस्याओं में गुजारती या फिर चुपचाप पड़ी रहती। उस रोज़ भी वो हस्ब आदत बड़ी खामोशी के साथ अपने कमरे में पड़ी थी जब पताम की शहजादी इसके पास आई और आते ही इसकी बातों की फुलझड़ियाँ छोड़ना शुरू कर दी। ए रामनी गुब्बारो। वो खामोशी के साथ टकर टकर इसे देखती रही। और रामनी कामरूप के राजा की बेटी, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। वो फिर चहकी। क्या बात है सखी? रामनी ने संजीदगी से जवाब दिया। ये चुप का रोज़ा कब तक रखेगी? हम राजाओं की बेटियां होके भी बेजान मोहरों की तरह है। हमारे मुआशरे के मर्द जब चाहें अपनी चाल चलते हुए हमें इधर से उधर करने पर कादिर हैं। अब देखो, हमारे राजा वालिदैन ने हमें हमारी मर्जी पूछे बगैर हमें बादशाह के पास भेज दिया, जैसे हम बेजान कठपुतलियां हों। समझ तो मुझे भी नहीं आती कि हमें यहाँ भेजकर और इन सजे सजाए महल के कमरों में किस जुर्म की सजा दी गई है, और कौन जाने हमारी ये सजा कितनी देर के लिए है। मुझे भी इस बात की तशवीश है। रामनी ने आहिस्तगी से इसकी बातों पर साथ किया। तुमने देखा और महसूस किया कि हमारे रहन सहन और फर्क हमारे बोलने चालने में इस माहौल के मुकाबले में कितना फ़र्क है। वो बोली। सच पूछो तो मुझे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ एक घुटन सी महसूस हो रही है। रामनी ने दिल की बात खोली। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यहाँ इस महल सराय में औरतें जो यकीनन यहाँ की बांदियाँ और कुनीज़ें होंगी, कैसे मुँह सर लपेटे इधर से उधर फिरती हैं। इनकी नज़रों में हमारे लिए बेशुमार सवाल छुपे होते हैं। किस कदर पर्दा होता है यहाँ। उफ तौबा। कुछ तो बड़ी बड़ी डोलियों में बैठकर जाती हैं जिन्हें कहार उठाए हुए होते हैं। वो हैरानी से बता रही थी। हमारे यहाँ कितनी आज़ादी है, ना पहनने में पाबंदी और न फिरने में, चलने पर कदगन। वहाँ सुबह होते ही मौसीकी के झरने बहने लगते हैं जिनके लय पर खामखा नाचने और थिरकने को जी करता है। और यहाँ पर्दे की इस कदर पाबंदी, दिन में 4-5 मरतबा मौलवी के पुकारने की आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती हैं। यहाँ के लोगों से इस्तफसार करने पर मालूम हुआ कि ये अजान की आवाज़ होती है। मजाल है इसके अलावा कभी किसी मर्द की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी हो। रामनी ने तस्दीक करते हुए कहा। मुझे तो हैरानी होती है, मर्द तो खुदा यहाँ तो ख्वाजा सराबी महल में आते हुए डरते हैं। शायद इन पर भी पाबंदी हो। सिर्फ कुनीज़ें ही कड़कड़े मारती फिरती हैं। पताम की शहजादी बोली। यहाँ का तो हर काम अनोखा है। ख्वाजा सरा कुनीज़ों से कभी कभार छेड़छाड़ करते हैं तो इनके मृजले कैकों से ज़िंदगी होने का एहसास होता है। शहनशाह हुजूर आते हैं या कभी कभार शहजादे आते हैं तो दर दीवार पर अजीबोगरीब आवाज़ से गूंज उठते हैं। रामनी ने संजीदगी से जवाब दिया।
जान के मान पाऊँ तो मैं कुछ अर्ज करूँ। पतामी शहजादी ने कुनीज़ों और ख्वाजा असराओं की नकल उतारते हुए हंस के कहा, कहो बांदी क्या बात है। रामनी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, वैसे शहजादी आलिया आपके ख्वाब से साबित होने लगे हैं। पताम की शहजादी बोली, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। रामनी ने हैरानी से पूछा, शायद शहजादी साहिबा को अपना वो सपना याद भी ना रहा हो, वो ही सुनहरी रथ वाला सपना जो महल की छोटी दीवार पर आ रुका था। पताम की शहजादी ने याद दिलाया, हाँ याद आया, वो मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। मुझे तो उस शहजादे के नए नक्श भी नहीं भूले, वो यकीनन कृष्ण महाराज ही थे। रामनी बोली, वही देख लो, तुम्हारा वो सपना कैसे पूरा हुआ। सुनहरी रथ वाले महल में तुम खुद आ पहुंची हो। अब देखना यह है कि वो शहजादा तुम्हें कब मिलता है। पताम की शहजादी ने हंसते हुए कहा, अब अगर वो आया तो सखी में से तुम्हारा कमरा दिखा दूंगी। रामनी ने खुलकर कहका लगाते हुए जवाब दिया, ना बाबा, अपने शहजादे को अपने ही नैनों में छुपा रखना, मेरी तरफ भेजने की जरूरत न करना, मैं ऐसे ही भली, इसने आगे से कहा। पतामी शहजादी ने हंसते हुए रामनी के गाल पर हल्की सी चपत लगाई तो रामनी ने इसके बाल पकड़कर अपनी गोद में गिरा लिया। इस पर वो दोनों हंसने लगी। सच पूछो सखी, आज एक मुद्दत के बाद मैं खुलकर हंसी हूँ। मुझे सब भूल ही गया था और यहाँ तो बात करने को भी मेरी जुबान तरसने लगी थी। पता नहीं कौन सी जुबान यहाँ बोली जाती है, खाक समझ नहीं आती। रामनी ने मुस्कुराते हुए बताया, खुद अपना भी यही हाल है। पताम की शहजादी ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले एक कुनीज आई थी जो अपना नाम गुलबानो बताती थी। उसका कहना था कि वो खास मेरे लिए है। तुम बताओ, तुम्हारे लिए भी शहनशाह आलम पनाह ने कोई कुनीज भेजी कि नहीं। रामनी ने पताम की शहजादी से पूछा, हाँ भेजी तो है, मगर मैं इसे ज़्यादा मुँह नहीं लगाती, आखिर मैं भी तो शहजादी हूँ, कौन सा ऐरा गैरा हूँ। वो हंसती, ये बात तो है, मैंने अपनी ज़ाती कुनीज से यहाँ बोली जाने वाली ज़ुबान के कुछ हरूफ सीख लिए हैं, अब मैं इसकी बात समझ आती हूँ। अभी कल ही वो बता रही थी कि आलम पनाह ने हमें फ़ारसी ज़ुबान सिखाने के लिए एक मोल्लम का इंतज़ाम कर दिया है। रामनी ने बताया, चलो ये भी अच्छा हुआ, हमें आसानी हो जाएगी। पतामी शहजादी ने जवाब दिया और कहने लगी, एक और बात देखी तुमने, आलम पनाह अव्वल तो महल आते ही नहीं, जब आते हैं शहजादे इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर ही चलते हैं कि कहीं इनका कदम अलग पड़ गया तो कोई बिला इन्हें उचक ले जाएगी। और फिर इनके आने से पहले बाकायदा ऐलान किया जाता है, नक्कारा बजाया जाता है। अजीब रिवाज है। अगर कभी बदकिस्मती से शहजादगान में से एक आध शहजादे भूले से इधर आ निकले तो इनकी कुनीज़ और बानियों की ईद हो जाती है। एक उधम मच जाता है, वो दौड़कर इसकी खिदमत में हाजिर होती हैं और इसके हर काम को जी जान से करके इसके दिल में अपना मुकाम बनाने की कोशिश करती हैं। रामनी ने ठहर ठहर कर अपनी बात खत्म की। अपने अपने मुल्क और अपने अपने रिवाजों की बात है, अच्छा मैं चलती हूँ, ये कहकर पताम की शहजादी रामनी के कमरे से निकल आई। रामनी अभी तक महल सरा में रहने वाली रानियों और शहजादियों से पूरी तरह वाकिफ न हुई थी। इसकी वजह यह थी कि तमाम रानियां और शहजादियाँ कभी एक जगह इकट्ठी न हुई थी। हाँ, अलबत्ता कभी कभार किसी मखसूस दिन या त्यौहार पर वो एक जगह जमा होती, मगर अजनबियत की दीवारें गिरने से पहले ही वो महफिल ख़त्म हो जाती। बहुत से दिलों की ख्वाहिशें और हसरतें यूं ही तिश्ना काम रह जाती। शहजादगण जब अकेले महल सरा में आते तो महल सरा में मौजूद नौकरानियाँ, शहजादियाँ और इन लड़कियों को, जिन्हें ज़मानत के तौर पर पामाल गनीमत समझकर महल सरा में रखा होता, शहनशाह या शहजादगान की खुसूसी तवज्जो के उनके सामने से गुजारा जाता। ऐसे में नौकरानियाँ और बांदियाँ इनके गिर्द जमा हो जाती। कुछ जो पहले से शहजादगान में से किसी शहजादी को जानती होती, वो इनसे तीखी बातें करती, बाकी बड़ी मीठी और प्यार भरी नज़रों से इन्हें देखती रहती। शहनशाह औरंगज़ेब के शहजादगान में से शहजादा सुल्तान मोहम्मद और शहजादा मुअज़्ज़म दोनों शादीशुदा थे, फिर भी बांदे और कवारियाँ इनके गिर्द ज़्यादा रहती थीं। शहजादे भी इनकी बातों में बेहद दिलचस्पी लेते थे और अगर कोई इनकी पसंदीदा कुनीज़ हाजिर न होती तो इसके बारे में पूछ भी लेते। महल सरा की औरतों में शहनशाह औरंगज़ेब की बड़ी बहन रोशन आरा सबसे अहम और मोतबर शख्सियत थी। वो बहुत रोब-दाब वाली औरत थी और रामनी को बताया गया था कि शहनशाह भी इनकी नाराज़गी से हमेशा खौफज़दा रहते हैं और इनके हुजूर आकर इनकी हर बात पर सर झुकाते हैं, इसलिए इनकी इजाज़त के बगैर महल सरा में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। फारसी ज़ुबान से आशनाई ने रामनी के लिए महल सरा में बड़ी आसानियाँ पैदा करती थी। अब वो इन कुनीज़ों और बानियों के साथ घुल मिल जाती जो महल सरा में मौजूद होती। कभी शहजादों के आने से हल्ला गुल्ला होने लगता तो वो भी उठकर दरवाजे के झरोकों से यह हंगामा देखने आ जाती, या फिर शहजादे के जाने के बाद किसी न किसी नौकरानी से इस बारे में पूछ लेती, क्योंकि उस वक्त कुनीज़ें और बांदियाँ इनकी बातें खूब मज़े ले लेकर एक दूसरे को बताती और हंसती थीं। दरवाजे की ओट से वो इनकी बातों को भी सुनती थी। अब रामनी भी अंदर ही अंदर ऐसी बातों में दिलचस्प होने लगी थी और वो ऐसे लम्हों की मुंतज़िर रहने लगी थी कि जब कोई ना कोई शहजादा महल में आता और जब तक वो महल सरा का चक्कर लगाकर वापस न चला जाता, वो दरवाजे से लगी रहती थी। गुलबानो रामनी की खास कुनीज़ थी, जो खासी तेज तरार, चालाक और होशियार लड़की थी।
महल सरा में रहने वाली दूसरी कुनीज़ों से ज़्यादा शौक तबीयत रखती थी और चतवन भी बातें करने की आदी थी। इसके नकूश ईरानी और हिंदुस्तानी तहजीब की मुकम्मल अक्कासी करते थे। पहले पहल वो रामनी से खिंची खिंची रहती थी, मगर जब से रामनी ने फारसी ज़ुबान पर उबूल हासिल कर लिया था, वो भी रामनी के नज़दीक हो चुकी थी और अब रामनी के साथ गपशप भी कर लेती थी। शहजाद गान जब महल सरा में आते तो ये इनके आगे पीछे फिरने और बात से बात निकालने में सबसे आगे होती थी। उस रोज़ रामनी की तबीयत सुबह से ही कुछ उदास थी। पता नहीं कि शहजादी अपनी मसरूफियात की वजह से अब इसके पास भी न आती थी। वो सोचों में डूबी बैठी थी जब गुलबानो इसके कमरे में दाखिल हुआ थे। बोली, क्या बात है शहजादी साहिबा, नसीब दुश्मना, तबीयत ठीक तो है? बस यूं ही गुलबानो, सुबह से निढाल हो रही हूँ, तुम बताओ कैसी हो? क्या अब शहजादों का महल में आना मना कर दिया गया है? जो कुछ दिनों से ना तो कोई इधर आया है और ना ही कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है। सुना है शहनशाह आलम ने इन्हें किसी न किसी मुहिम को सर करने के लिए भेजा हुआ है, गुलबानो ने जवाब दिया। तभी महल में खामोशियों ने पहरे जमा रखे हैं। रामनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी आलिया, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं। बड़े दिनों से, बल्कि उस वक्त से मेरे मन में बात घर किए हुए है। कहो क्या बात है? रामनी ने इसकी तरफ देखते पूछा। आपकी रियासत में भी औरतों पर इसी तरह पाबंदी है? मेरा मतलब है वहाँ भी पर्दे की इतनी ही सख्ती जितनी हमारे महल में और यहाँ के लोगों में है, गुलबानो ने पूछा। नहीं गुलबानो, हमारे यहाँ पर्दे की इतनी सख्ती नहीं है। मुमकिन है वहाँ ऐसी बातों का रिवाज ही ना हो, रामनी ने दलील दी। हाँ अलबत्ता दूर देहातों में कहीं कहीं पर्दा किया जाता है, मगर इस कदर सख्ती और पाबंदी के साथ नहीं। वहाँ रिवाजन पर्दा किया जाता है, मजहबन नहीं, रामनी ने जवाब दिया। मैंने पता नहीं कहाँ से सुना है कि जहाँ से 2 शहजादी आई हैं वहाँ के लोग आदमियों का गोश्त खाते हैं और जादू और शैतानी उलूम में बड़ी महारत रखते हैं। ये बदमाश और गैर महज़ब लोग हैं, इनकी रसूमात, आदात और रहन सहन भी बिल्कुल अलग से है। गुलबानो ने बात कहकर रामनी की आंखों में झांकना शुरू कर दिया। रामनी के चेहरे पर अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगी थी। अरे नहीं गुलबानो, ये तुमसे किसने कहा है? तुम मुझे नहीं देख रही हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि हम इंसानी गोश्त खाते होंगे? रही बात गैर महज़ब होने की, जिस जगह गरीबी होगी और जिस मुल्क के राज्य और सरमायादार लूट खसूट में मसरूफ़ रहते हैं और आवाम की तवज्जो देने के बजाय अपनी अय्याशियों को मुकद्दम जानते हों, वहाँ तहजीब क्या होगी? हमारे यहाँ तो जादू टोने का भी इस कदर इस्तेमाल नहीं होता जिस कदर इसकी शोहरत की गई है। रामनी ने वजाहत से इसे समझाया। अच्छा तो ये बात है, आप पहले पल जब इस महल में आई थी तो पता है हम कुनीज़ों और बांदियों में यही बातें आपसे मुतल्लिक मशहूर हो गई थी। इसी वजह से यहाँ रहने वालियों में से आप खिंची खिंची रहती थीं। शायद आपको इसका इल्म न हो, आपके दरमियान आपसे मुतल्लिक क्या क्या बातें होती। बात तो यहाँ तक कहती थी कि इस आसाम की शादी के करीब मत जाना, वो जादू के ज़रिए शक्ल बदल देगी। और बात सिर्फ इस खौफ से आपके करीब आने से कुतराती थी कि आप अपने शैतानी उलूम की वजह से इनको भी मार कर देंगी या मार डालेंगी। और सच पूछिए, जब आलम पना ने मुझे आपकी कुनीज़ ख़ास मुकर्रर किया था तो मैं खुद भी इस बात से डरती थी। फिर रामनी ने गोया इसको मज़ीद बात कहने का रास्ता दिया। फिर क्या? मैंने अपने इस खौफ का जिक्र बड़ी बेगम साहिबा से किया तो उन्होंने मेरे इस शक को यकीन में बदल डाला और फरमाने लगी, ये बात तो ठीक है, बंगाल और आसाम के जादूगर तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, लेकिन शहजादी साहिबा, मैंने आप में ऐसी कोई बात नहीं देखी। गुलबानो ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बता डाली। अरे नहीं गुलबानो, ये सब झूठी बातें हैं जो हमारे इलाके से मुतल्लिक फैलाई गई हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ कि बड़ी बेगम रोशन राय कैसी तबीयत की मालिक है? रामनी ने पूछा। शहजादी साहिबा कुछ ना पूछिए, वो इस कदर मेहरबान और सखी हैं कि हर कुनीज़ और हर बांदी के अलावा महल सराय के बाहर ड्यूटी देने वाले ख्वाजा सरा भी इनके यहाँ हर वक्त हाजिरी के मुतमनी रहते हैं। वो आलम पना की बड़ी बहन है और आलम पना भी इनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। जब भी इनके हुजूर कोई अदना मुलाजिम जाता है तो वो इनाम व इकराम के बगैर वापस नहीं आता। आलम पना की मोहब्बत का ये आलम है कि वो जब भी महल सरा में आते हैं तो घंटों बड़ी बेगम साहिबा के हुजूर हाजिरी देते हैं। और तो और वो शहजादगान और शहजादियों में से बेहद मोहब्बत करती हैं। वहाँ कभी कभार आपका भी जिक्र होता है। जब आप पहली बार महल सरा में आई थी तो एक रोज उन्होंने मुझसे पूछा, गुलबानो सुना है हमारे महल सरा में 2 शहजादियाँ आसाम से बतौर ज़मानत आई हैं, कैसी हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, बड़ी बेगम साहिबा एकदम सांवली पक्के रंग की हैं। हमारे महल में ऐसे नैन नक्श और काले रंग की कोई बहू बेटी नहीं। ये पता नहीं कहाँ से उठकर महल सरा में आई हैं। मैंने चूँकि पहली बार आपको देखा था इसलिए पहली नज़र में जो देखा बयान कर दिया। तो वो कमाल मेहरबानी से बोली, गुलबानो किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, वो भी अल्लाह की पैदा करदा मखलूक हैं। इनकी इस बात से जाहिर होता है कि शराफत इंसानी के इनमें बेशुमार जौहर हैं। रामनी ने जवाब दिया, और तुम शहजादा आजम के बारे में कुछ बताओ। रामनी ने जब शहजादे का नाम लिया तो गुलबानो ने अजीब नज़रों से रामनी की तरफ देखा, गोयो पूछ रही हो। तो शहजादी साहिबा तुम भी?
رامنی گلبانو کی درزیدہ نظروں کا مفہوم اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ شہزادہ اعظم جب بھی محل سرا میں آتا تو بڑی تیزی سے راہداریاں عبور کر جاتا۔ بے شک کنیزیں اور باندیاں اس کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کرتی، لیکن وہ ان رکاوٹوں کو خندہ پیشانی سے عبور کرتا اور سیدھا اپنی والدہ دل رس بانو کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ ادھر سے فارغ ہو کر بڑی بیگم روشن آرا کے پاس سلام کرنے پہنچ جاتا، پھر اگر وقت ملتا تو جھروکے میں جا کر بیٹھ جاتا۔ کنیزوں اور باندیوں کی شہزادہ اعظم سے چھیڑ چھاڑ اور کھٹی میٹھی باتیں جو وہ کرتی تھی رامنی دروازے کی کھڑکی سے سنتی رہتی، اور بقیہ رہی سہی باتیں گلبانو مزے لے کر اس کے گوش گزار کر جاتی۔ اب تو کئی دنوں سے رامنی کے من میں عجیب و غریب خواہشوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا بھی جی چاہنے لگا تھا کہ وہ بھی شہزادہ اعظم سے خود ایسی باتیں کرے، کیونکہ ایک تو شہزادے کی باتیں اس قدر دلچسپ ہوتی تھی، اوپر سے گلبانو کا انداز بیان رامنی کے دل میں اور شوق جگا جاتا تھا۔ اب تو اگر گلبانو نہ بھی ایسی باتیں بتاتی تو خود رامنی کریت کریت کر ان باتوں کا سیاق و سباق پوچھنے لگتی۔ لگتا تھا کہ شہزادہ اعظم اس کی سوچوں پر سوار ہو چکا تھا۔ جوانی کے اپنے ہی انداز اور اپنی خواہشیں ہوتی ہیں۔ رامنی کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ محل سرا میں اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین شہزادے اور کنیزیں موجود ہیں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے من میں شہزادہ اعظم کے لیے ایک خوبصورت اور پوتر جگہ بنتی جا رہی تھی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اب وہ اپنے کمرے میں تنہا ہوتی تو خیالوں ہی خیالوں میں شہزادہ اعظم سے باتیں کرنے لگتی۔ اس روز بھی وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے سنہری رتھ پر اس روز کے سپنے میں آنے والا خوبصورت شہزادہ کرشن مہاراج نہیں بلکہ شہزادہ اعظم تھا، جس نے رتھ سے اترتے ہی اسے اپنی مضبوط باہوں میں لے لیا تھا۔ وہ جلد ہی اپنی ان سوچوں کو جھٹک دیتی، شاید اس وہم کے ساتھ کہ کہاں کرشن مہاراج اور کہاں شہزادہ اعظم۔ اس کے خیالات میں کس قدر ناپاکی درائی ہے، مگر وہ ان پاگل سوچوں کو کہاں تک روک سکتی تھی۔ گلبانو جب بھی اس کے پاس آتی تو وہ اس کے سانولے اور ملی چہرے پر کچھ ڈھونڈتی نظروں سے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ تب رامنی کو بڑی الجھن سے ہونے لگتی اور وہ مارے شرمندگی کی اپنی نظریں چرا جاتی۔ اب تو گلبانو کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ رامنی گھما پھرا کر شہزادہ اعظم سے متعلق باتیں کیوں پوچھتی رہتی ہے، کہیں وہ من ہی من میں شہزادے کو پسند تو نہیں کرنے لگی۔ دن ڈھل کر ہفتوں اور مہینوں میں بدلنے لگے تھے۔ راجکماری رامنی کی چاہت دھیرے دھیرے گلبانو پر بھی کھلنے لگی تھی۔ آخر ایک روز گلبانو نے ہمت کر کے رامنی سے پوچھ لیا، راجکماری صاحبہ، بڑے دنوں سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں مگر ہمت نہیں پڑتی۔ اتنی پیاری اور اس قدر کاملی صورت راجکماری کہیں ناراضی نہ ہو جائے۔ گلبانو نے کہا، جاؤ، ہم نے تمہیں جان کی امان دی۔ رامنی نے ہنستے ہوئے کہا، پوچھو بے دھڑک ہو کر، ہم تم سے غصے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گلبانو نے محلاتی زبان کی نقل اتارنے پر رامنی کا منہ چومتے ہوئے ایک کہکا لگایا، میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں راجکماری کے من میں شہزادہ اعظم کے لیے کوئی چور نقب لگا رہا ہے۔ رامنی گلبانو کی اس جرأت پر خود بھی ہنستی اور آہستگی سے بولی، ہاں گلبانو، تمہاری باتیں سن سن کر نہ جانے ہمارے من میں بھی خواہش ابھرتی ہے کہ میں بھی شہزادہ اعظم سے تمہاری طرح چھیڑ چھاڑ اور باتیں کروں، مگر خوف آڑے آ رہا ہے۔ اوہو، اتنی سی بات پر ڈرنا کس بات کا؟ میں تو یہاں رہنے والوں کے دل میں چھپے ہوئے کئی ایسے چور لمحوں سے واقف ہوں۔ آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ آپ کے من میں کوئی بھی ایسی بات ہو تو اپنی اس باندی سے کہیے، کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ ایسی باتوں کی بڑی کچی پکی قبریں اس من میں بنی ہوئی ہیں، دفن ہے کئی راز۔ آپ کہیں تو صحیح، آپ کے من میں کوئی کہنے کی بات ہو تو بتائیں، میں آپ کا پیغام بحفاظت شہزادہ اعظم کو پہنچا دوں گی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ میں کتنے دنوں سے بات جانتی تھی مگر آپ سے سلسلے میں بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ رامنی اس کی بات سن کر خاموش رہی۔ تب تھوڑی دیر بعد گلبانو دوبارہ گویا ہوئی، اچھا یوں کرتی ہوں، جب شہزادہ اعظم محل سرا میں پدھاریں تو آپ کی ملاقات کرا دوں گی، یہ ٹھیک رہے گا؟ پھر خود ہی آپ اپنا من کا بوجھ اتار لینا، گلبانو نے تجویز دی۔ رامنی نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، لیکن ان دنوں میں شہزادہ اعظم محل سرا میں آیا ہی نہیں۔ رامنی نے اپنے من ہی من میں اس ملاقات کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر ہر دن کے انتظار کے بعد وہ ساری سوچیں مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جاتی۔ اس دوران البتہ شہنشاہ کئی بار محل میں آئے۔ انہوں نے محل سرا میں مقیم شہزادیوں اور نوکرانیوں کو انعام و اکرام سے بھی نوازا تھا۔ شہنشاہ معظم کی طرف سے ابھی تک جنگ سے لائی گئی یا ضمانتاً پہنچائی گئی شہزادیوں اور لڑکیوں کو نہ تو زبردستی مذہب میں تبدیل کرنے کا کہا گیا اور نہ ہی پوچھا گیا کہ محل آنے کے بعد انہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا۔ حیرانی رامنی کو یہ بھی تھی کہ مسلمان شہنشاہ کے دربار اور محل میں رہتے ہوئے اسے اپنے مذہب کی عبادت سے بھی کسی نے نہ روکا تھا۔ وہ صبح و شام اتنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی پرارتھنا کرتی جیسے وہ آزاد رہ کر کرتی تھی۔ شہنشاہ کے اس اخلاق اور رواداری نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اسلام کی اور بھی سچائیاں کھلتی گئی۔ اس کے دل میں اب مسلمانوں کے لیے عزت و احترام بڑھتا چلا گیا۔ جیسے جیسے مذہب سے متعلق اس کے نظریات میں تبدیلی آتی جا رہی تھی،
इसी तरह इसके दिल में यहाँ मुक़ीम मुसलमान शहजादियों और रानियों का एहतराम भी बढ़ता जा रहा था। इस कदर खुशकिस्मत ऐसे शहनशाहों के ज़रिए साया रहने वाली औरतें। कभी कभी वो सोचती, और एक हमारा देश है जहाँ औरतों की कोई इज्जत और तौकीर ही नहीं, मर्दों की ख्वाहिशों पर कुर्बान होने वाली औरतें, जिन्हें बरहना देकर राजों के मन को न जाने कौन सा सुकून मिलता है। अब तो रामनी की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि जब भी वो प्रार्थना के लिए कृष्ण महाराज की मूर्ति के सामने बैठती, धीरे धीरे कृष्ण महाराज की मूर्ति के नक्श मिटने लगते और उसकी जगह शहजादा आजम के नए नक्श उभर आते। फिर आजकल इसकी इबादत के जंत्रों मंत्रों से भी इसकी रूह को शांति न मिल पाती थी। वो जब अपनी इस हालत के हाथों बेहद मजबूर हो गई तो एक रोज़ तंग आकर इसने गुलबानू से पूछ लिया, गुलबानू तुम्हारा शहजादा कब महलसरा में आता है? मुझे क्या इल्म राजकुमारी, शहजादे का अपना मन है, जब चाहता है वो बड़ी बेगम साहिबा को सलाम करने आ जाते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? गुलबानू ने हंसते हुए सवाल किया। बस यूं ही। याद करो तुमने एक बात कही थी, अब अगर वो महल में आए तो मुझे ज़रूर खबर करना। राजकुमारी रामनी के दिल की बात भी आखिर इसके होंठों तक आ ही गई। जी बेहतर। गुलबानू ये कहकर जाने लगी तो राजकुमारी ने फौरन के रास्ते में आ गई। गुलबानू वहीं ठिठक कर रह गई। गुलबानू, एक बात और बताओ, तुम्हारे इस शहजादे की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? रामनी ने संजीदगी से पूछा। ये मैं क्या जानूँ, शायद अभी तक उन्होंने शादी के बारे में सोचा ही ना हो। फिर हमारे मज़हब में शादियाँ माँ बाप की मर्ज़ी से होती हैं। शहजादे का ब्याह करना बड़ी सरकारों का काम है। वैसे भी अभी शहजादा जंगों और लड़ाइयों से फारिग नहीं हुआ तो वो शादी के बारे में क्या सोचेगा? गुलबानू ने बताया। वो हर वक्त जंगों में क्यों मसरूफ़ रहता है? राजकुमारी ने अगला सवाल किया, फिर खुद ही इस बेमायनी सवाल पर शर्मिंदा सी हो गई। लेकिन गुलबानू ने सवाल सुनने से वो बोली, हुकूमतें ऐसे तो नहीं संभाली जाती, इसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। इसके इदराक तो आपको भी है। फिर शहजादा आजम इतना बहादुर और निडर है कि बादशाह सलामत इसके अलावा किसी पर एतमाद भी नहीं करते। वो इसे हर वक्त अपने साथ रखते हैं और शहजादा आजम को भी जंगों के अथरे दरिया में कूद कर ज़्यादा मज़ा आता है। इसने सादगी से जवाब दिया, तुम्हारा रब इन्हें अपनी हिफाजत में रखे। राम ने दिल से दुआ दी और गुलबानो बाहर निकल गई तो देर तक सोचती रही कि इसके मन में ऐसे अल्फाज किस लिए उतरे हैं। वो किस लिए शहजादी के लिए मुंतज़िर रहती है और हर आहट पर, बांदियों के हर वक्त ऐलान पर इसके दिल की धड़कनें क्यों तेज़ हो जाती हैं? क्या इसी को प्रेम कहते हैं? क्या मोहब्बत इसी का नाम है जो इसके एहसास में एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा करती जा रही है? जैसे जैसे इसका ये एहसास बढ़ता जा रहा था, शहजादा आजम की महलसरा में आमद इतनी ही कम होती जा रही थी।